नमस्कार मित्रों, थ्रू द लिटरेरी लेंस के इस अंक के साथ मैं राजेश आसूदानी रकीब हाजिर हूँ और मेरे साथ हैं हस्बे मामूल डॉक्टर विनोद आसूदानी, जो आप जानते हैं, जिनको आप बखूबी वाकिफ़ हैं, जिनकी शायरी से भी वाकिफ़ हैं, उनकी तनकीद से भी वाकिफ़ हैं। हम लोग बातचीत करते हैं अलग अलग रचनाओं पे, और वो सिंधी, हिंदी और अंग्रेज़ी और उर्दू के मशहूर और मारूफ नक़ाद ही नहीं बल्कि एक खुद बहुत अच्छे शायर भी हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी सुनने वालों को हमारा सलाम। और आज विनोद जी हम आपकी ही गज़ल सुनेंगे और उस पर फिर गुफ्तगू भी करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी कभी किया है। तो एक बहुत ही एक अच्छा समय बीतेगा और आपकी गज़ल की बारीकियाँ और उसके पीछे का जो बातें हैं वो समझने का हमको आज मौका मिला है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपनी ये गज़ल हमें सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। और समाइन गज़ल हाजिर है। जी। चांद पर आज फिर गया कोई, चांद पर आज फिर गया कोई, दर्द ले आया है नया कोई। वाह वाह। चांद पर आज फिर गया कोई, दर्द ले आया है नया कोई। पेड़ के पत्ते भी करेंगे क्या, पेड़ के पत्ते भी करेंगे क्या, पेड़ जड़ से हिला गया कोई, पेड़ जड़ से हिला गया कोई। लौट जाओ सुनो अंधेरो तुम, लौट जाओ सुनो अंधेरो तुम, जल रहा है यहाँ दिया कोई। लौट जाओ सुनो अंधेरो तुम, जल रहा है यहाँ दिया कोई। आसमां से भी आगे जाना है, आसमां से भी आगे जाना है, ढूंढता हूँ मैं रास्ता कोई, ढूंढता हूँ मैं रास्ता कोई। रंज कैसा भला गिला कैसा, रंज कैसा भला गिला कैसा, ख्वाब था ख्वाब हो गया कोई। रंज कैसा भला गिला कैसा, ख्वाब था ख्वाब हो गया कोई। चांद पर आज फिर गया कोई, दर्द ले आया है नया कोई। शुक्रिया। क्या बात है विनोद जी, बहुत खूब। ये गज़ल ऐसे तो बिल्कुल सादे अल्फाज, बिल्कुल सब समझ में आने वाले अल्फाज, कोई ऐसी कठिनाई यूं तो सतही तौर पे तो नहीं है इस गज़ल को समझने में। मुझे लगता है सामाइन ने बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसकी तह में उतर कर हम देखें। जी बिल्कुल। इसकी गहराई में उतर कर हम देखें तो हमें बहुत नायाब मोती मिलेंगे। और मतलब ही जैसे है कि चांद पर आज आज फिर गया कोई, दर्द ले आया है नया कोई। आप सोचिए सामाइन, ये क्या बात हुई। चांद पर जाना तो हम तरक्की का बाइस समझते हैं, तरक्की की बात है। चांद पर गया 1969 में 69 में लोग गए थे चांद पर। तो नील आर्मस्ट्रांग पहले शख्स थे जिन्होंने कदम रखा। और उन्होंने जो बात कही थी वो सब वर्ल्ड फेमस है कि भाई इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट अ ग्रेट लीप फॉर द मैनकाइंड। तो ये तस्वुर है चांद पर जाने का विनोद जी। लेकिन आप ये कहते हैं कि दर्द ले आया है नया कोई। अब ये जो बात है इसको समझना होगा। अब फिराक साहब का एक कता मुझे याद हुआ है। फिराक साहब ने कहा था कि खुश तो हम भी हैं ज़माने की तरक्की से मगर, जी खुश तो हम भी हैं ज़माने की तरक्की से मगर, लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। थी खबर ये कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा अल्हाद भी साथ। जी बिल्कुल। तो और चांद पर जाना एक सिंबल है जी कि चांद पर चले गए, यानी तरक्की की हाईएस्ट पॉइंट। हाँ। तो ऐसे अलग अलग फील्ड्स में हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के भरोसे बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे हाई पॉइंट्स तरक्की की बिल्कुल अचीव की है। और जब कहीं कोई तरक्की हुई है और बहुत तरक्की हुई है, वहाँ कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई नई पीड़ा, कोई ना कोई नई परेशानी भी पैदा हो गई है मानवता के लिए। बिल्कुल हो गई। तो इस संदर्भ में, इस हवाले से
अगर हम चांद पर जाने को सिंबॉलिकली लें, जी। जब भी कोई तरक्की हुई तब कुछ न कुछ टूटा है, तब कुछ न कुछ कोई ना कोई नया दर्द भी पैदा इंसानियत हुआ है। को हासिल हुआ है। अब इसकी मिसालों की कोई कमी नहीं है विनोद जी। अब अगर आप एटमी एनर्जी की बात करें, एटमी तवानाई जो है जी उस एटम बम भी बना, बिल्कुल, और उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बनी। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल आम फहम बात है कि और इतना इससे ही तो नहीं, हुई साधारण है। सी चीज है, मोबाइल आपके घर पर आ गया, किसी से भी दुनिया में बातचीत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपका शख्सी ताल्लुकात जो है वो कम होते गए। जैसे एक क्रिटिक ने, कल्चरल क्रिटिक ने बहुत खूबसूरत लाइन कही है जी। कि टेली कम्युनिकेशन इंक्रीजेस, पर्सनल कम्युनिकेशन डिक्रीजेस। बिल्कुल, और यही हालात हैं आज, बिल्कुल यही हालात हैं। तरक्की जरूर है, लेकिन उसके जो परिणाम हैं, उसके जो इफेक्ट्स हैं, वो कहीं उल्टे ही पड़ रहे हैं। आपके पास 1000 दोस्त हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जी, लेकिन शख्सी जिंदगी में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप दिल का दर्द बांट सके। बिल्कुल नहीं है। तो ये हमें सोचना होगा कि हमारी ये तरक्की, क्या वाकई ये तरक्की है, वाकई हर मायने में ये तरक्की है, या फिर हम जिसको कहते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अकाउंटिंग की भाषा में, जी, वो अगर हम करें तो शायद हम पाएंगे कि कॉस्ट कहीं बहुत ज्यादा दे रहे हैं हम। इसलिए कहा और कि उसके जब जो भी चांद पर कोई जाता है, मतलब खाई तरक्की हो जाती है, बड़ी जी। बड़ी एक उपलब्धि हासिल हो जाती है, है। वो दर्द भी आ जाता है उसके साथ। अब वही बात है साहब कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट वाह आना, वाह राजेश जी, वाह तुम वाह। आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। और मुझे भी एक शेर याद आया हुआ है शकील साहब का कि जाने वाले गए उससे आगे शकील, जाने वाले गए उससे आगे शकील, चांद तक ही गया आज का आदमी। तो तरक्की जरूर हो, पर तरक्की से जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो नुकसानात हैं, उनका भी हम जायजा लें जी। और एक संतुलित तरक्की अगर हम कर पाए बैलेंस्ड वे में, तो ये बहुत होगा। जी। राजेश जी, इस पर कहें कि पेड़, ये है कि पेड़ के पत्ते भी करेंगे क्या, पेड़ जड़ से हिला गया कोई। जी विनोद जी, आपकी जो बहर फाइलातुन मुफाइलुन फैलुन बहुत ही आम है गजल की बहर, और बहुत फ्लो है, बिल्कुल रवानी वाली। तो शायद सबसे ज्यादा गजलें कही गई होंगी, इसी बहर में कही गई हैं, और बड़ी रवानी है, छोटी बहर की गजल है, और अच्छे शब्द इसमें। तो पेड़ के पत्ते भी करेंगे क्या, जैसे आम बातचीत होती है ना, उस तरह की ये बहर है और उसी तरह की ये बातें हैं, लेकिन पेड़ जड़ से हिला गया। अब आप इसको भी देखें, सिंबॉलिकली देखें, पत्ते तो बिल्कुल कमजोर हैं, वो तो गिरेंगे, वो कोशिश भी करें रहने की तो रह नहीं पाएंगे। आप पत्तों को महफूज रख करके क्या करेंगे? अगर महफूज रख भी लिया, और रख भी नहीं पाएंगे आप, अगर आप जड़ से पेड़ हिला दीजिएगा तो पत्ते एक तो गिर जाएंगे, और ना भी गिरे तो जब जड़ ही हिल गई तो उनको पोषण ही नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? तो इसी तरह हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारी जो बुनियाद ही हिल रही है सिस्टम्स की, तो बाकी भी छोटी मोटी बातें तो फिर महफूज रख ही नहीं सकते आप। तो बिल्कुल, मैं वही जैसे अभी बात हो रही थी, इससे भाई अब रिश्वत की बात करते हैं, 25 रुपए रिश्वत लिया, 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट उसको फिर सजा देता है। ऐसी कई आपके वाकया न्यूज पढ़ने को मिली हो। 2-400 किसी ने रिश्वत ले ली, आप उसको पकड़ लेते हैं, उसको खबर बना लेते हैं कि भाई हम लोग बहुत एंटी करप्शन में काम कर रहे हैं। लेकिन सब जो लाखों करोड़ों मतलब जो निगल लेता है, उसका क्या? जड़ से तो हमारा सिस्टम तो जड़ से हिला हुआ है। और पत्ते, देखिए पत्तों का जो काम होता है फोटोसिंथेसिस, आज तक भी साइंसदान आर्टिफिशियल पत्ता नहीं बना पाए हैं विनोद जी। जी बिल्कुल। तो वो जो सूरज की जो एनर्जी है, रोशनी है, उससे वो एनर्जी जो बनाता है, फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ा अहम काम है। वो नहीं होता तो धरती पे जो है जीवन नहीं होता, लाइफ नहीं होती। लेकिन अगर जड़ ही हिल जाए तो इतने जो कारगर पत्ते हैं, इतने जो पॉजिटिव पत्ते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि ये एक सटायर है जी सभी सिस्टम्स पर। बिल्कुल, जो बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, चाहे वो ह्यूमनिज्म हो, ये सारी सिस्टम्स की जड़ें हिला गया कोई, कहीं ना कहीं हिल गई हैं। और अगर हम पत्तों को बचाने के पीछे लगे हुए, सारी हमारी एनर्जी, सारी हमारी ऊर्जा सिर्फ छोटी छोटी बातों को बचाने के पीछे है, तो कहीं ना कहीं बुनियाद की तरफ ध्यान नहीं देते, कंगूरे पर अटके हुए हैं इमारत के। जी। तो यही बात है। अब ये जड़ क्या है, ये हम सबके सोचने वाली बात है। मार्क्स ने कहा जड़ है सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, है ना।
तो अलग अलग थ्योरीज हैं इस तरह की कि जड़ क्या है आखिर। जी बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि आप कहता है कि भाई इक्वलिटी, इक्वलिटी है, ये जड़ है। फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी ये जड़ है। तो अब क्या जड़ है ये हमको सोचना होगा, और वो कैसे हिल गई। यस, कलेक्टिव और पर्सनल लेवल पर ये जड़ें अलग अलग हो सकती हैं, बिल्कुल अलग अलग कॉन्टेक्सचुअल बेसिकली। तो उस हालात में, उस मैंने एक खास हालात में क्या जड़ हो सकती है वो अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। लेकिन जड़ अगर हिला गया कोई धुरी अगर हिल गई तो फिर क्या, तो फिर तो पर्सनल और सिस्टमिक लेवल पर हमें सोचना पड़ेगा। और कॉस्मिक लेवल पे विनोद जी, मैं हमेशा 3 खेमों में बांटता हूँ जिंदगी को। एक शख्सी पर्सनल, दूसरा सिस्टमिक, और तीसरा है कॉस्मिक, पूरा जिसमें दुनिया शामिल है, पूरा नेचर शामिल है। तो कॉस्मिक तो जड़ क्या है ये तो शायद कोई जानता भी नहीं। तो खैर उस मामले में नहीं बात करेंगे अभी। तो लौट जाओ सुनो अंधेरो तुम, क्या जल रहा है यहाँ दिया कोई। ये इल्तिजा अंधेरे से जो की गई इल्तिजा है, सुनो अंधेरो तुम, लौट जाओ सुनो अंधेरो तुम, जल रहा है। दिया जलना काफी नहीं है। दिया, अब ये कहते हैं लोग दिया जला दो तो अंधेरे अपने आप चले जाएंगे। लेकिन आपने अपनी शायरी में पहले भी इस बात को बखूबी लाया है कि सब हवा खुलने से दरवाजे नहीं, हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते, समझ लेना किवाड़ों की कोई अपनी ही मजबूरी रहेगी। तो यहाँ भी दिया तो जल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अंधेरों से जो है वो इल्तिजा की जा रही है कि सुनो, हाँ दिया जल रहा है। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड अपीयर टू बी डन। वो पता भी चलना चाहिए, वो दिखाया भी जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे शम्मा, अमन की शम्मा, गौतम से लेकर के गांधी तक जली, ये सभी अमन की शम्मा है। हाँ? तो अमन की चिराग जले, किंतु हमारे जो हिंसा के अंधेरे हैं, जो वायलेंस का डार्कनेस है, वो गया क्या? सिर्फ शमा जलाने भर से कुछ नहीं होता। गौतम भी आए, गांधी भी आए, महावीर भी आए, मोहम्मद भी आए, सभी ने अमन की बातें की। विनोद जी, हम तो रहे खराब जमाने के बाद भी, ईसा मोहम्मद और राम के आने के बाद भी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक जल रहा है दिया कोई, सिर्फ दिया जल रहा है इससे काम नहीं होगा। हमें अंधेरों को कहना पड़ेगा कि अब इट इज द टाइम फॉर यू टू रिट्रीट। यस, तो अब ये कैसे कहना पड़ेगा, क्या होगा, इसके माने आप कहाँ तक ले जा सकते हैं इस शेर को? बहुत दूर तक ले। बस वो शायरी वही है, बस वो चल पड़े। अब कहाँ तक जाए ये तो हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो पाठक हैं, उन पर मैसर करता है कि कहाँ तक ले जाएं। तो बिल्कुल राजेश जी, ये जो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न खास करके जो शायरी है, बैद जदीद, जदीदियत की जो शायरी है, तो वो जो है वहाँ पर जो कहने वाला है शायर, वो उतना अहम नहीं है। जो पढ़ने वाला है, जो सुनने वाला है, वो अपने नजरिए से मायने उसके निकाल सकता है। जैसे रोला बार्थ ने कहा है कि डेथ ऑफ द ऑथर इज नो लॉन्गर देयर वंस द थिंग कम्स इन द रिटन फॉर्मेट। अब वो है कि ऑथर ने तो कह दिया, अब वो मीनिंग तो सब मिलके बनाते हैं उसको कहाँ तक ले जाना है ये सब लोगों पर। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ मीनिंग इज इनफाइनाइट। बिल्कुल, जैसे डेरिडा और रोला बार्थ और ये सारे लोग जो कहते हैं कि मीनिंग जो है वो कहीं आपके शेर में नहीं है, कहीं आपके लैंग्वेज में नहीं है, पोइट्री में नहीं है। मीनिंग अराइजेस आउट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन रीडर एंड द टेक्स्ट। And then there are so many variables, so many things are involved in this. पर विनोद जी, मैं एक चीज और कहूंगा, चाहे डेरिडा जी ने और बात जी ने कहा भी हो, पर ये कहाँ तक सही है कि डेथ ऑफ द ऑथर, वो है ही नहीं आपके लैंग्वेज में मीनिंग। आपने जो कहा कहीं ना कहीं तो मायने रखता है। बिल्कुल, ऑथर ने एक बात कही है, वो उसको आप बेसिक मान करके कहाँ तक ले जा सकते हैं ये कहिए। पर कुछ तो कहा है ना। बिल्कुल कहा है, कुछ तो कहा है। एक आपको एक चीज दी है, उस चीज का, जैसे कि ना मैंने आपको एक तलवार दे दी, अब तलवार का क्या उपयोग करना है, या एक आपको मैंने सिंपली एक चाकू दे दिया, आप उससे फ्रूट काट कर भी खा सकते हैं, किसी का गला भी काट सकते हैं, लेकिन चाकू तो मैंने दिया ही हकीकत है ना। उसके बाद मेरा चाकू पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप जिसके हाथ में मैंने दे दिया, अब उसका क्या उपयोग करना है ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमने शेर कह दिया। अब उस शेर से क्या माने निकलने हैं, कैसे निकलने हैं, किंतु वो सारे के सारे जो मीनिंग्स हैं, कहीं ना कहीं उस शेर में जो एक हम कहते हैं ना सोशो कल्चरल फार्मूला होता है, तो उससे बाहर नहीं होना चाहिए। सोशो कल्चर कुछ तो कहा है। जैसे चाकू है तो चाकू का ही काम करेगा, अच्छा या बुरा करेगा वही, टोटली इनफाइनाइट वेरिएबल नहीं। तो ये तो ललिता जी और बात इन सारे लोगों का ये वन ऑफ द क्रिटिसिज्म है। तो आसमां से भी आगे जाना है, ढूंढता हूँ मैं रास्ता कोई। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आसमां से भी आगे। इकबाल ने कहा है कि इश्क तेरे इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। वाह। तो वो जहां है
तो उसके आगे जाना है। अब चांद की बात की आपने, अब हमने भी कहा था साहब कि अपनी तो सैर आसमानी है, दुनिया अब चांद पर बसानी है। तो अब चांद से आगे निकल गए, आसमान से आगे निकल गए, अब कहाँ तक जाना है वही बात हो रही है। जी बिल्कुल, अभी तो शायद ये चांद पर दुनिया बसाने की जो बात कह रहे हैं ये हकीकत में तब्दील हो जाएगी। क्यों एलन मस्क ने कल ही एक खबर आई है कि 4 लोगों ने अभी टूरिस्ट करके कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है साथ, बिल्कुल स्पेस टूरिज्म भी चालू हो गया है। तो बिल्कुल हम यकीन से कह सकते हैं कि चांद पर भी बस्तियां बसेंगी, वहाँ भी मुशायरे होंगे, शेर व शायरी होगी बहुत जल्द। रंज कैसा भला गिला कैसा, ख्वाब था ख्वाब हो गया। ये बड़ी नाजुक लाइन है, ख्वाब था ख्वाब हो गया कोई। ख्वाब था पहले जब मिले नहीं थे, जब मिले थे आंखों में ख्वाब था, हसरत थी कि कोई होगा, आखिरी में भी ख्वाब हो गया कोई। डस्ट दाउ आर्ट डस्ट रिटर्नेस कहा है टेनिसन ने, वो उस मामले में कहा है, हमारे अस्तित्व के मामले में। लेकिन प्यार मोहब्बत के मामले में आपने क्या खूब एक फार्मूला दिया, मैं तो वो ख्वाब था ख्वाब हो गया कोई। रंज कैसा गिला कैसा, इतना इस तरह से अगर कोई स्वीकार कर सके अपनी लॉस को, क्योंकि इसको हम एक वसी दायरे में भी देखें कि जो भी चीजें हमें यहाँ हासिल होती हैं ये हमारी तो नहीं थी। जब हम पैदा हुए थे तो हमारा तो कुछ नहीं था, न धन था, न दौलत थी, न शोहरत थी, न मोहब्बत थी, और ये सभी चली भी जाए तो हमारा क्या नुकसान हुआ। ख्वाब था, ख्वाब हो गया कोई। तो साहब कि मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, तुम आओ तो क्या, ना आओ तो क्या। तो ये जो दशा है मन की इंसान के, ये बड़ी अजीब और गरीब दशा है, बड़ी डिग्निफाइड दशा है। जैसा आपने कहा लॉस तो है, नुकसान है, था ख्वाब हो गया कोई। बीच में मुझे मिला था, बस बीच में मुलाकात हुई थी उससे, बीच में सारी चीजें मिली थी, अब फिर से ख्वाब हो गई। तो इस तरह से ये जीवन चलता रहता है, और हम इसको अगर सोचें इस बात पर तो इसको भी बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। जी, मुझे तो लगता है कि सारी जिंदगी का फलसफा इसमें समाया हुआ है। अगर हम इसको अमली जामा पहना सके तो। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। अब वही बात है कि वो नहीं आए ना आना था, कोई बात नहीं, ख्वाब जो देखा सुहाना था, कोई बात नहीं। वाह वाह राजेश जी वाह, सुहाने ख्वाब देखते आपने वक्त निकाल करके मेरी गजल पर इतनी खूबसूरत चर्चा की है और इतने अच्छे अल्फाज कहे हैं, तो मैं तो तहे दिल से आपको शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया कि आपने, और सामाइन का, नाज़रीन का, सुनने वालों का भी शुक्रिया कि वो इतने चाव से ये चैनल सुनते हैं और अपने कमेंट्स चैट बॉक्स में लिखते रहते हैं। आपका इंतजार रहेगा, आप इस गजल पर भी बात करें, इस आज की चर्चा पर भी बात करें, और इस प्रकार की गुफ्तगू, इस प्रकार के डिस्कशंस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो दोस्तों ये हमारी आपसे इल्तिजा है कि थ्रू लिटरेरी लेंस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। नमस्कार, बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।